हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फतेह क्लासेस। हम जो टॉपिक कर रहे थे मौलिक अधिकार। देखो हमारा टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार से संबंधित हमारी जो 2 क्लासें आप पहले भी देख चुके हो। उसके अंदर हमने मौलिक अधिकारों के बारे में स्टार्टिंग जो पहली वीडियो थी उसमें मौलिक अधिकार का अर्थ पढ़ा था, हमने कंप्लीट किया था। मौलिक अधिकार की कुछ विशेषताएं हमने की थी, ये नकारात्मक होते हैं। उसके बाद ये राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। उसके बाद हमने समानता का मौलिक अधिकार पढ़ा था पहला। उसके बाद हमने स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पढ़ा था। उसके अंदर जो मेन आपको फैक्ट बताया था, जो 19(1) जो आपका आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1), उसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। आज जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो हमें अधिकार है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं आज। देखो वैसे तो हमने 6 के 6 अधिकार, उनके आर्टिकल हमने पहले एक टेबल में बना लिए थे। पहले हमने अधिकार लिखे थे, उसके बाद उसके संबंधित कितने आर्टिकल है ये भी हमने लिखा था। उसके बाद हमने 2 प्रकार के मौलिक अधिकार कंप्लीट भी किए थे। देखो शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है हमने इसमें पढ़ा था भी आर्टिकल 2 मिलते हैं इसमें, एक तो आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 23 में क्या है और आर्टिकल 24 में क्या है। देखो ये 24 वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल आपका, बहुत ज़्यादा % मिलते हैं एग्जाम में, आप चेक कर लेना। मैंने आपको बताया था, एक तो आर्टिकल 17 के बारे में बताया था जो अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में बना था, उसके तहत जो अस्पृश्यता का अंत किया गया है। आर्टिकल 17 आपको प्रत्येक फर्स्ट ग्रेड तक का जो जितने भी RS तक के जितने एग्जाम होते हैं वहाँ पर आर्टिकल 17 आपको पक्का मिलता है। उसके बाद करते हैं आर्टिकल 24, और उससे पहले करते हैं हम आर्टिकल 23। देखो आर्टिकल 23 है, देखो हमारे क्या था प्राचीन काल में जो जमींदार प्रथा थी, जो जागीरदार प्रथा थी, उससे क्या होता था, किसानों का शोषण होता था। किसानों पर टैक्स वगैरह बहुत अधिक लगाया जाता था, बहुत अधिक उनसे काम लिया जाता था। वो ज़मीन के मालिक नहीं होते थे, वो काम तो करते थे लेकिन उनको अपने जीवन निर्वाह तक का, गेहूँ तक उनको मतलब पैसे नहीं मिल पाते थे। यानी वो कर्जा ले लेकर क्या करते थे, आगे से आगे अपनी खेती करते थे, लेकिन फिर भी उनको बेनिफिट नहीं हो पाता था क्यों, ज़्यादा हड़प लेते थे जो जागीरदार थे, ज़मींदार थे। यानी जो ये प्रथा थी ना, ये शोषण बहुत होता था किसानों का, और किसान अपने ज़मीनों के मालिक नहीं रह पाते थे, और टैक्स वगैरह लगान चुकाने के लिए उनको अपनी ज़मीनें गहने पर या उनको बेचनी पड़ती थी। तो उन किसानों को सबसे पहले सुधारने के लिए, उनकी हालत को सुधारने के लिए आर्टिकल 23 में स्पष्ट रूप से जो जमींदार प्रथा थी उनको समाप्त कर दिया था। जमींदार प्रथा को, बेगार प्रथा को, यानी उससे जैसे किसानों का जो बेगार प्रथा थी ना, जो एक किसानों जो व्यक्ति से संबंधित क्रय विक्रय की प्रथा थी, यानी मानव को वस्तु की तरह बेचा जाता था, उनको खरीदा और आगे बेचा क्रय विक्रय किया जाता था। यानी उन प्रथाओं को क्या किया, आर्टिकल 23 के तहत समाप्त कर दिया गया था। भी मानव को हम बेगार प्रथा वो होती है जो बिना मजदूरी के काम में लिया जाता है उनसे, यानी बदले में मजदूरी नहीं दी जाती। तो इन प्रथाओं को क्या कर दिया गया, आर्टिकल 23 से तहत प्रतिबंध कर दिया गया। भी इससे मानव का शोषण नहीं हो, यानी शोषण रोक दिया गया। अगर वास्तव में कहीं शोषण होता है, ऐसा कहीं बेगार प्रथा शुरू है, अभी तक बेगार प्रथा ली जाती है, बेगार ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में वो सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं, ये फैक्ट मत भूलना आप, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं हम। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा करती है वो खुद न्यायपालिका करती है, ध्यान रखना, न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हम सीधे रिट दायर कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे 5 प्रकार के जो रिट दायर करते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। यानी हम न्यायपालिका में सीधे जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हम सीधा सुप्रीम कोर्ट तक। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 24। देखो इसमें क्या है, इसमें है बच्चों से संबंधित, यानी 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के कम जो बच्चे हैं उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ होती है, ऐसे मान लेते हैं बारूद की फैक्ट्री है, माचिस की फैक्ट्री है, जो पटाखे होते हैं उनकी फैक्ट्री है, तेजाब की फैक्ट्री है। यानी कहने का मतलब जो खतरनाक जो कंपनियां हैं, खतरनाक जो फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, वहाँ पर 14 वर्ष तक के कम बच्चों को क्या नहीं, उसमें नहीं लगाया जा सकता। यानी उनको शोषण को, उसकी एक बाल्य अवस्था होती है, बालक की जो अवस्था होती है, उसका दुरुपयोग न हो,
उसका किसी न किसी प्रकार के उसके जीवन को, उसके शरीर को नुकसान न हो, इससे बचने के लिए आर्टिकल 24 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, उनका दुरुपयोग, उनकी व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जो हमारा आगे वाला मौलिक अधिकार है 4 नंबर का, वो हमारा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो मैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और हम ये चीज़ प्रस्तावना में पढ़ भी चुके हैं। हमारा जो पहली क्लास थी राजनीतिक विज्ञान की, उसके अंदर हमने प्रस्तावना की थी। और प्रस्तावना में क्या हुआ था, उसके अंदर एक पंथ निरपेक्ष शब्द आया था, और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द है, 3 शब्द है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या दिया गया था, प्रस्तावना में जोड़ा गया था। यानी प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है। देखो वैसे तो बहुत संशोधन हो चुका है, 102, 103 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जो अगर आपसे पूछे प्रस्तावना में कितने संशोधन हो चुके हैं, तो प्रस्तावना के लिए आप कहोगे सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी इसके तहत राज्य ने जो धार्मिक संबंधी जितना भी मैटर है, जितने भी मामले हैं, वो व्यक्ति का एक निजी अधिकार हो गया, एक आंतरिक मामला हो गया। धर्म मेरा आंतरिक मामला है, उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके अंदर आप जो आर्टिकल पढ़ोगे 25 से 28, देखो ये मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो हमने मौलिक अधिकार शुरू किया था, मैंने आपको बताया था सबसे पहले इनका क्रम मत बोलना, और प्रत्येक के जितने भी ग्रुप होते हैं, समूह, जैसे धार्मिक के अंदर 25 से 28 आते हैं, समानता में 14 से 18 आते हैं, स्वतंत्रता में 19 से 22 आते हैं। ये भी आपको क्या करना है, कंटिन्यू याद करना है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 25 की। देखो आर्टिकल 25 के अंदर क्या है, सिंपल सी बात है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हो, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जा सकते हो। ये आपका आंतरिक मामला है, इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, ये आपका अधिकार है। आप किसी भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो, किसी मंदिर में जा सकते हो, मस्जिद में जा सकते हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि धर्म होता है ना, वो मनुष्य का आंतरिक मामला होता है, मनुष्य का आंतरिक, और इसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य भी नहीं कर सकता, कोई संस्था भी आप पर दबाव नहीं बना सकती, कोई व्यक्ति भी आप पर दबाव नहीं बना सकता। आप अपनी इच्छा से किसी की भी पूजा पाठ कर सकते हो, किसी प्रकार उपासना कर सकते हो। जैसे सिख अपने रखते हैं ना, जो अपने चिन्ह रखते हैं, कड़ा वगैरह पहनते हैं, उसके बाद जनेऊ दान करना, ये सिर्फ धार्मिक मामला होता है, ये आर्टिकल 25 में आता है। यानी मनुष्य अपने धर्म के अकॉर्डिंग कोई भी कार्य कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, किसी प्रकार की उपासना कर सकता है, कोई चिन्ह को पहन सकता है, ये उसके पास क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। ये आर्टिकल 25 में आता है। अब बात करें हम आर्टिकल 26 की। देखो आर्टिकल 25 के बाद 26, आर्टिकल 26 में क्या है, आर्टिकल 26 में है आप अपने क्या किया, आपने सबसे पहले किसी भी धर्म को मान लिया। इसको हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, इसको एक ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं ताकि आपको याद रहे। आपने किसी भी धर्म की पूजा पाठ की, किसी भी धर्म को आपने मान लिया। 26 में क्या है, 26 में भी आपने जिस धर्म को माना उसका आप संगठन बना सकते हो, उससे संबंधित कोई संगठन, कोई संस्था बना सकते हो, उससे संबंधित आप जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसका संगठन बना सकते हो। यानी उसको संगठन बना के आगे आप प्रचार कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो। सॉरी भी, आप कोई भी संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो, धार्मिक संघ बना सकते हो, ये आपके पास स्वतंत्रता है। आपका जितना भी पैसा जो धर्म से संबंधित इकट्ठा हुआ है, जितना चंदे वगैरह से, उसका आप प्रबंध कर सकते हो। ठीक है, ये आर्टिकल 26 में आता है। यानी संगठन से संबंधित धार्मिक संस्थाएं बना सकते हो आप, धार्मिक
संस्थाएं, जैसे ये हिंदू धर्म से संस्थाएं होती है, कोई मुसलमान से होती है, कोई सिख धर्म से जो संस्थाएं होती है, ऐसी संस्थाओं की आप क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो, अपने पैसे का प्रबंध कर सकते हो, उसको सही तरीके से लगा सकते हो, धर्म में लगा सकते हो। यानी कहने का मतलब ये एक आपका मामला, ये आपके पास स्वतंत्रता है, अधिकार है, यानी आप किसी प्रकार से धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आर्टिकल 27 में क्या है। देखो आर्टिकल 27 में ये दिया गया है, जो पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है चंदे के रूप में, धार्मिक जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर टैक्स की छूट दी गई है, यानी कर रहित पैसा होता है वो, सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती, यानी ये टैक्स से संबंधित छूट है, कर रहित, यानी वो कर नहीं लगता उसके ऊपर, कर से छूट मिल जाती है। ऐसे नहीं भी सरकार अगर आपका कोई धर्म से संबंधित जो पैसा आपने संगठित किया है, धार्मिक संस्थाएं शुरू की है, चंदा वगैरह है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, ऐसा नहीं सरकार टैक्स को थोप दे, ऐसा नहीं कर सकती सरकार, ठीक है, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल 28। हम धार्मिक स्वतंत्रता में अगर आर्टिकल 28 की बात करें, देखो आर्टिकल 28 ये कहता है जो सरकारी संस्थाएं होती है, जो अर्ध सरकारी संस्थाएं होती है, यानी सरकारी और सरकार द्वारा अनुदानित जो संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं में, उन शिक्षण संस्थाओं में कोई भी एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाती या नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं सिर्फ एक ही धर्म को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, जितने भी लोगों का जो एडमिशन होता है, प्रवेश होता है, वो धर्म के आधार पर नहीं हो सकता, वहाँ पर एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। आप भी देख लो, हमारी जो शिक्षण संस्थाएं होती है, अगर जैन धर्म का कोई त्यौहार होता है या कोई हिंदू का होता है, मुसलमान किसी का होता है, बौद्ध धर्म का, सिख धर्म का, सबको क्या मिलती है, उसका फेस्टिवल मनाया जाता है, छुट्टियाँ स्कूल में मनाई जाती है, यानी सबको धर्मों को क्या रखा गया है, समान रखा गया है। यानी कोई एक धर्म की स्कूल में कोई एक धर्म की शिक्षण धर्म किसी एक धर्म को ज़्यादा सर्वोच्चता नहीं दी जा सकती, सभी धर्मों को समान रूप से क्या दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। ये चीज़ आपके आर्टिकल 28 में दिया गया। अभी एक धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती, और आप ये भी कह सकते हो धर्म के आधार पर प्रवेश भी वर्जित है, प्रवेश वर्जित है धर्म के आधार पर, वैसा नहीं जो भी प्रवेश हो वो धर्म के आधार पर हो रहा हो, ये वर्जित है। यानी शिक्षण संस्थाओं में धर्म के आधार पर प्रवेश भी नहीं दिया जा सकता, और धर्म के आधार पर एक धर्म विशेष की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती, कोई सरकारी या जो सरकार द्वारा अनुदानित जो शिक्षण संस्थाएं होती है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं मौलिक अधिकारों में। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी जो हमारे अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, या जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी लिपि है, जो हमारी शिक्षा है, उससे संबंधित अल्पसंख्यकों को स्वतंत्रता दी गई है। जो अल्पसंख्यक होते हैं, अल्पसंख्यक कौन होते हैं, जो संख्या में कम होते हैं, जो संख्या में, जैसे एक तो बहुसंख्यक होता है जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे हिंदू धर्म में बहुसंख्यक है, उसके नीचे जो और भी बहुत सी जाति भाषाएं ऐसी है जो अल्पसंख्यक है। तो ऐसे का मतलब तो ये हुआ भी बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर सकते हैं, उनका शोषण कर सकते हैं, उनको दबा सकते हैं। इनसे बचने के लिए अल्पसंख्यकों को भी क्या दिया गया, अधिकार दिया गया, ताकि वो अपना विकास कर सके, अपना कल्याण कर सके। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, यानी सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता में आप 2 आर्टिकल पढ़ोगे। आर्टिकल 1 तो पढ़ोगे 29 और 1 पढ़ोगे आर्टिकल 30। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 29 की बात करते हैं। आर्टिकल 29 है वो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यानी आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की बात करता है। वे जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को, अपनी शिक्षा को बचाकर रख सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, तो उनकी संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनकी लिपि को नुकसान हो सकता है बहुसंख्यक के द्वारा, यानी उनको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उन पर शोषण हो सकता है, उनकी लिपि को खत्म किया जा सकता है। तो इनके आधार पर जो आर्टिकल 29 ये कहता है जो अल्पसंख्यक होते हैं वो अपने हितों की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी लिपि की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनी शिक्षा की, अपनी भाषा की, अपने धर्म की वो क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, और साथ में उनका संवर्धन, उनका विकास भी कर सकते हैं। ये इनका क्या है, मौलिक अधिकार है।
अल्पसंख्यकों से संबंधित है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 30 की। देखो आर्टिकल 30 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 30 में ये लिखा गया है, ये भी अल्पसंख्यक से संबंधित है भी। अगर अल्पसंख्यक वाला अगर कोई अपनी शिक्षण संस्थान खोलना चाहता है, अपनी शिक्षण संस्थान अगर उसको खोलता है, तो राज्य धर्म के आधार पर जो भी अनुदान देता है उसका भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं एक व्यक्ति बहुसंख्यक है, वो अपना कोई शिक्षण संस्थान खोल रहा है, उसको अनुदान ज़्यादा दिया जा रहा है, अल्पसंख्यक को अनुदान कम दिया जा रहा है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। भी अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, ठीक है। और राज्य अनुदान देते वक्त, उनको सहायता देते वक्त राज्य अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि सभी को क्या देगा, समान रूप से अनुदान देगा। यानी राज्य इसके अंदर अनुदान देते वक्त उनकी शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल आपके क्या है, आर्टिकल 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक क्या कर सकते हैं, अपनी लिपि भाषा संस्कृति को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, ये उनका अधिकार है। आर्टिकल 30 में वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और राज्य अनुदान देते वक्त उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, बल्कि समान रूप से सबके साथ समान व्यवहार करेगा। या अनुदान देते वक्त सबको समान रूप से अनुदान या उनको सहायता दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो इससे पहले ये है आर्टिकल 32। अब आपका आर्टिकल 31 रह गया। अभी आपने कहा सर 29 30 के बाद सीधे 32 कैसे आ गए। जो आर्टिकल 32 है वो आपको बता चुका हूँ, ये संपत्ति का अधिकार था। क्या था, संपत्ति का अधिकार। और इसको क्या कर दिया गया, मैंने बता दिया आपको, 44वां संशोधन हुआ था 1978। इसके द्वारा उसको कानूनी अधिकार से निकाल दिया गया और इसके स्थान पर उसको मौलिक अधिकार से निकाल दिया और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 301 के तहत। 301 के तहत ये हम कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था 2 आर्टिकल हटाए गए थे, एक तो आर्टिकल 31, एक आर्टिकल 19(1) F को, ठीक है। ये स्वतंत्रता से संबंधित था, ये उनका मौलिक अधिकार था। इन दोनों को क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ध्यान से सुनो आप, देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार है, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी, यदि मेरे को ये पूछा जाए भी जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान के अंदर, अगर उनमें कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है, कौन सा इतना इम्पोर्टेंस जो राइट्स है वो कौन सा होगा, तो अम्बेडकर ने कहा था मैं कहूँगा आर्टिकल 32। क्या कहूँगा, आर्टिकल 32। क्यों, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 ना होता ना तो बाकी अधिकारों का भी कोई मूल्य नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं रहती। आर्टिकल 32 ही है जो अन्य अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। यानी अगर 32 ना होता ना तो अन्य जो 5 प्रकार के, जो स्वतंत्रता का, समानता, जो भी आपने पढ़ा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, उनका कोई महत्व नहीं रहता, यानी वो ख़त्म हो जाते। इसी कारण अम्बेडकर ने कहा था जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रखता है वो आर्टिकल 32 रखता है। इसी कारण एक फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। संविधान का हृदय या आत्मा, ये बात ध्यान रखना। अब आती है 2 बात। देखो अगर आपके क्वेश्चन में सीधा पूछा जाए संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, आपने ये प्रस्तावना में पढ़ चुके हो, तब आंसर आएगा प्रस्तावना। ध्यान से सुनो, यदि आपसे पूछा जाए संविधान की आत्मा है तो आंसर क्या आएगा, प्रस्तावना, क्योंकि ये हम प्रस्तावना में कर चुके हैं। आपको पता है के मुंशी ने इसको राजनीतिक कुंडली भी कहा था, उस समय मैंने उनको किया था प्रस्तावना में। लेकिन अगर पूछे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, फिर आंसर आएगा आर्टिकल 32। ध्यान से सुन लो, यदि आपसे सीधा पूछे संविधान की आत्मा है तो आंसर क्या दोगे, प्रस्तावना। यदि आपसे पूछे डॉक्टर भीमराव B.R. अंबेडकर के अनुसार या भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा है या किसे कहा है, तो आप या तो आंसर आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आएगा आर्टिकल 32। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए आप। अब आर्टिकल 32 में पढ़ते हैं।
देखो आर्टिकल 32 वो है जो हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है उनकी सुरक्षा करता है। अगर उनको किसी प्रकार का हानि होती है, किसी प्रकार के कोई नुकसान होता है, कोई संसद के कानून के द्वारा, विधानसभा कानून के जो विधानमंडल होती है उनके कानून के द्वारा राज्यों में, या कोई संस्था के द्वारा, या कोई कार्यपालिका के द्वारा किसी प्रकार का उसको नुकसान होता है, या उनको किसी प्रकार के अतिक्रमण होता है उन पर, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये ध्यान रखना बात। आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अगर ऐसा कानून बन गया तो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है, न्यायपालिका को। अगर अतिक्रमण कर रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 के तहत, या सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। यानी हम अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। और इसी आर्टिकल 32 के तहत क्या की जा सकती है, 5 प्रकार के आदेश, या आप कह सकते हो रिट जारी की जा सकती है। रिट जारी की जा सकती है, इसको लेख भी बोलते हैं, लेख जारी किए जा सकते हैं। जो ये 5 प्रकार की न्यायपालिका जो लेख जारी करती है वो होता है हमारा मौलिक अधिकार से संबंधित। अगर हमारे मौलिक अधिकार को नुकसान हो रहा है ना, तब हम क्या कर सकते हैं, ये रिट दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। अगर हाई कोर्ट में करना है तो आर्टिकल 26 के तहत हम क्या 226 के तहत हम क्या करते हैं, रिट दायर करते हैं। तो ये 5 प्रकार की रिट आज हम पढ़ते हैं, कौन कौन सी है। इसी कारण आर्टिकल 32 है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल माना जाता है। ठीक है, उनका अर्थ भी समझेंगे हम। देखो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके अंदर जो पहली सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये रिट वो जारी कर सकता है जो व्यक्ति बंदी है, यानी जो गिरफ्तार है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है वो क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। और वो सुप्रीम कोर्ट में ये रिट जारी कर सकता है भी जो मेरे को गिरफ्तार किया गया वो अवैध तरीके से किया गया है। क्या किया गया है, अवैध तरीके से क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। उस समय सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है और ये रिट जारी करके उससे पूछता है भी सबसे पहले उसको मेरे सामने प्रत्यक्ष किया जाए, यानी प्रत्यक्षीकरण भी मेरे सामने लाया जाए उसको। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसको, न्यायपालिका उसको देखती है कि वास्तव में उसको जो बंदी किया गया है वो सही तरीका है या गलत तरीके से उसको बंदी किया गया है। अगर उसको गलत तरीके से बंदी किया गया है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, इस रिट के तहत उसको रिहा कर सकती है, ध्यान रखना, उसको बरी कर सकती है। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर। ये बंदी व्यक्ति करता है। अगर उसको अवैध तरीके से, गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर सकती है, प्रत्यक्ष करके उसकी पूरा मतलब जांच करके उसको क्या कर सकती है, अगर ऐसा लगे भी इसको वास्तव में अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, यानी वैध तरीका नहीं है, उसको न्यायपालिका रिहा कर सकती है, उसको छोड़ सकती है। ठीक है, तो ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब दूसरी रिट पढ़ते हैं हम। परमादेश। परमादेश होता है परम आदेश, यानी इसको अगर हम संदीप सेध करें तो क्या आएगा, परमादेश यानी परम आदेश, यानी हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका क्या है, अगर कोई ऐसा पदाधिकारी, अगर ऐसा कोई पदाधिकारी जो पद का अधिकारी होता है, जो अफसर होता है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा, कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा, यानी वो किसी ने, जैसे हम कोई फाइल लेके जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, वो हमसे रिश्वत मांगता है या अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करता, ऐसी स्थिति में रिट दायर होती है और न्यायपालिका होती है, तो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहती है, परम आदेश देती है भी आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वाह करो। ये रिट कहती है भी आप अपने कर्तव्य का, जो पदाधिकारी है उसको बोलते हैं भी वास्तव में अगर आपका ये कर्तव्य है तो इस कर्तव्य को आप पूरा करो, इसको आप नहीं रोक सकते। तो ये है परमादेश लेख। ठीक है, यानी परमादेश रिट। इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट उसको कह सकती है भी आप अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करो। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर की है, उसको बोलते हैं हम प्रतिषेध लेख,
देखो इसका नाम से ही अर्थ होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध होता है हम मना करते हैं, प्रतिषेध होता है, इसका अर्थ होता है हम मना करते हैं, हम मना करते हैं, हम मना करते हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति यदि वो ऐसा काम कर रहा है, या आप ये कह सकते हो, चलो उसको हम सिंपल तरीके से लें। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे अन्य कोर्ट होती है, तहसील की है, डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपने जो नीचे के जितने भी कोर्ट होती है उनको आदेश दे सकती है, उनको मना कर सकती है। भी वो ऐसा काम कर रहा है, मान लेते हैं ऐसा डिसीजन ले रहा है, ऐसा निर्णय ले रहा है जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उससे नीचे वाली अदालत है ना, जैसे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो भी नीचे तहसील से संबंधित कोर्ट है, उनके मान लो अधिकार क्षेत्र में वो निर्णय लेना या डिसीजन लेना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, इनको मना कर सकती है। भी आप ये निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये निर्णय का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रतिषेध लेख। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हम उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख, देखो उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण लेख, उत होता है ऊ से ऊपर, यानी ऊपर मंगवाना। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट उसके जो नीचे की नीचे की जितनी भी कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे, क्योंकि हमारे क्या है यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, ध्यान रखना, एकीकृत न्यायपालिका यानी एक त्रिभुज की तरह, एक पिरामिड की तरह, उस सबसे ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, नीचे डिस्ट्रिक्ट तहसील कोर्ट है। यानी अगर आपको प्रश्न पूछे तो मैं न्यायपालिका कैसी है, एकीकृत न्यायपालिका, ध्यान रखना। यानी एक सीध में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे अन्य कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, अपने नीचे की अदालत को ये लेख जारी कर सकती है, भी आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको ऊपर मेरे पास भेज दो, यानी उसकी अपील कर दो, यानी आप उसके संबंधित निर्णय नहीं ले सकते। यानी ये इससे संबंधित जितने भी डिसीजन है वो अपने पास मंगा सकती है। इसके पास जितने भी डिसीजन होते हैं ना, उसके नीचे कोर्ट के जितने भी डिसीजन लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट होती है, उनसे वो क्या कर सकती है, वो निर्णय अपने पास मंगवा सकती है। भी ये निर्णय का अधिकार मेरे पास है, आप इसके संबंधी निर्णय नहीं ले सकते। ये होता है उत्प्रेषण लेख। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अधिकार परीक्षा लेख या रिट। देखो अधिकार परीक्षा होता है भी आपका क्या अधिकार है, आपका क्या अधिकार है। मान लेते हैं ऐसा कोई पदाधिकारी, ऐसा कोई व्यक्ति जो ऐसा काम कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, कोई संस्था ऐसा काम कर रही है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यानी उसको अधिकार ही नहीं मिला हुआ, राइट्स ही नहीं है कि वो काम कर सके, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो लेख जारी करती है उसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा लेख। और वो उस व्यक्ति से पूछ सकती है भी आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो, भी आपके पास इसका काम करने का, इसको पूरा करने का अधिकार है या नहीं। अगर वो व्यक्ति संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाता, भी सुप्रीम कोर्ट उससे पूछती है आर्टिकल 32 के तहत भी आपके पास अधिकार है या नहीं वो काम करने का। अगर वो एक संतुष्टजनक जवाब नहीं दे पाता, अगर वो नहीं कह सकता भी अधिकार है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकती है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करके उसको काम करने के लिए मना कर सकती है। भी अगर आपके अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप इसको पूरा नहीं कर सकते, समझ रहे ना। तो अधिकार परीक्षा का अगर उसके क्षेत्र में अगर उसके पास अधिकार है तो वो काम कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है जिसके पास राइट्स ही नहीं है, जिसके पास अधिकार ही नहीं है, उसको पावर ही नहीं मिली हुई, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज करती है, ये लेख जारी किया जाता है भी अगर आपके अधिकार क्षेत्र में काम है हमें जवाब दो। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता तो न्यायपालिका उसको मना कर सकती है भी आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं है।
तो इसका मतलब ये वो 5 रिट है, 5 लेकर जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करती है, जारी करती है और हमारे अन्य अधिकारों की सुरक्षा करती है। वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आर्टिकल 32 ना होता ना तो बाकी जितने भी आर्टिकल है, जितने भी हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, वो हमारे कुछ काम के नहीं होते, उनका कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति उसको छीन सकता है, कोई व्यक्ति उसका अतिक्रमण कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। आर्टिकल 32 है जो हमारे अन्य अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। इसी कारण भीमराव अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। और इसका मैं आपको स्टेटमेंट बता चुका हूँ, भीमराव अम्बेडकर ने यही बात कही थी। अगर मेरे से ये पूछा जाए भी जितने मौलिक अधिकार में आर्टिकल है, यानी संविधान में कुछ भी दिया हुआ है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, तो वो कहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 ही है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो हमारे अन्य अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो देखो भी डियर फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ मौलिक अधिकार किए हैं, और मौलिक अधिकार हमने डिटेल से कर लिया है। मौलिक अधिकार का अर्थ पढ़ लिया, मौलिक अधिकार की हमने विशेषताएं पढ़ ली, मौलिक अधिकार को हमने 6 प्रकार से डिवाइड कर लिया। पहले 7 थे, 6 थे, कब हटाया गया था, कानूनी अधिकार बनाया गया था, संपत्ति को, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, अलग जो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित, और संवैधानिक विचारों का अधिकार, उनके अलग अलग आर्टिकल को हमने बढ़िया तरीके से कंप्लीट किए हैं। आपका मौलिक अधिकार आपके रीड के अंदर सिर्फ इतना ही सिलेबस है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेकर मिलेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है उसके तहत। यहाँ तक आप इसको पढ़ लेना, इसके नोट्स बना लेना। उसके जो मेन, देखो मैंने आपको पहले कहा था सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाता आज के टाइम में, कुछ प्रश्न होते हैं। आर्टिकल 17 है, 24 है, जो मैंने आपको कहा था, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A है। आपातकाल के दौरान 21 को महत्वपूर्ण बना दिया गया। 20 और 21 से इससे 2 आर्टिकल है जो इमरजेंसी आपातकाल के दौरान ख़त्म भी नहीं किए जा सकते। ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये जो फैक्ट है वो आप याद रखना, क्योंकि आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो फैक्ट से संबंधित अधिक पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।